नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही अब बच्चों के कमरों की तरफ बढ़ते हैं, तभी बच्चों के कमरे की तरफ जाते हुए उन्हें सबसे पहले वहाँ पर नीचे से मयूर, गुलेरिया, आकाश और कवीना लिशा आते हुए दिखाई देती हैं। आकाश को देखकर अब रोहित और अनिका दोनों को ही हैरानी होती है कि आखिर आकाश की ऐसी हालत कैसी हुई, क्योंकि आकाश आज अपने मानसिक संतुलन में नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ था। इसलिए वो दोनों पहले घबराते हुए नीचे आते हैं और अब अनिका उनसे पूछती है। तभी अनिका को आकाश के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि राजीव चाचा मेरे पापा नहीं हो सकते। अब अनिका ने ये शब्द सुन जरूर लिए थे, लेकिन अब वो पहले वहां पर आकाश को सोफे पर बिठाती है और अब वो मयूर से सारी ही बातें पूछती है। मयूर भी अब अनिका को हुई हर एक बात को अच्छे से बता देता है। उसके बाद अब अनिका आलिशा से सवाल करते हुए कहती है कि इन दोनों का तो समझ में आता है ये उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आप वहां तक कैसे पहुंची। तब कभी आलिशा भी कह देती है कि उन्हें मिस्टर करण गुलेरिया से बात करनी थी, इसलिए उनका पीछा करते हुए रास्ते में जब उन्हें देखा तो वो भी वहां पर चली गई थी। अब अनिका आलिशा से फिर से कहती है, लेकिन आप पापा से क्यों मिलना चाहती हैं। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब आलिशा कहती है वो हमें अपने और आकाश के डीएनए रिपोर्ट को लेकर उनसे कोई जरूरी बात करनी है। अगर अब आपकी परमिशन हो तो क्या अब हम उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। कवीना आलिशा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है वैसे आप जो पापा से पूछना चाहती है ना, उसका जवाब तो तुम्हें मैं भी दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, क्योंकि जरूरी नहीं है पापा ही उसका जवाब दें, क्योंकि उसके बारे में तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। आप यही पूछना चाहती हैं ना कि आपका और आकाश का आप और आकाश अगर दोनों ही ट्विंस है तो आप दोनों का डीएनए प्रॉपर मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। एम आई राइट मिस आलिशा। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब कवीना आलिशा भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है। एक पल के लिए तो कवीना आलिशा हैरान होती है कि आखिर अनिका को ये सब कैसे पता होगा, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि इस बात का जवाब सिर्फ उसे मिस्टर करण गुलेरिया ही दे सकते हैं। लेकिन अब अनिका की इस बात को सुनकर अब कवीना आलिशा भी चाहती है कि चाहे जवाब कोई भी दे, उसे तो बस इसके रीजन के बारे में जानना है। इसलिए अब अनिका की बात को सुनकर अब आलिशा भी हाँ कह देती है। अनिका अब आलिशा से कहती है कि आकाश की बॉडी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे। इसी वजह से उसका डीएनए पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा है और यही भी उसकी वजह है। अनिका की अब ये बात सुनकर अब कवीना आलिशा कहती है कि अगर ये बात है तो फिर आपको इस बात का कंफर्मेशन कैसे हुआ कि यही मिसिज अंजलि मल्होत्रा के खोए हुए बेटे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ था तो फिर मिसिज अंजलि मल्होत्रा के साथ भी तो आकाश का डीएनए मैच नहीं हुआ होगा जिस तरह से अभी मेरा आकाश के साथ मैच नहीं हुआ। तो आप किसी कंक्लूजन पर उस समय कैसे पहुंची थी। कवीना आलिशा की यह बात सुनकर अब एक पल के लिए अनिका चुप हो जाती है, लेकिन इससे पहले अनिका कुछ भी कहती उससे पहले ही अब रोहित कहता है आपको इस बात का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि इसका जवाब मैं दे सकता हूँ आपको, वो भी पूरे ही सबूत के साथ। लेकिन उसके लिए आप सभी को मीटिंग हॉल में जाना होगा, क्योंकि ये बात ही मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकता। आप सभी वहाँ पर पहुँचिए, मैं प्रूफ लेकर वहीं पर ही आता हूँ। रोहित की यह बात सुनकर तो अब अनिका उसे एक इम्प्रेसिव लुक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रोहित के सोर्सेज कितने ही स्ट्रॉन्ग है। अगर उसे हिंट का एक डॉट भी कहीं से भी मिल जाएगा तो वो सच की जड़ तक अपने आप ही पहुंच जाएगा, क्योंकि बस ढील होती है तो रोहित के दिमाग पर किसी भी डॉट को पहुंचने की। फिर रोहित को चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो उस चीज की तह तक जरूर ही जाता है। इसलिए अनिका अब सभी से कहती है
चलिए फिर हम सब मीटिंग हॉल में चलते हैं, तब तक मिस्टर मारवा वहीं पर ही आ जाएंगे, इसलिए हमें वहां पर चलकर उनका वेट करना चाहिए। इतना कहने के बाद अब वो सब वहां से चलते हैं, क्योंकि अनिका की ये बात सुनकर अब सभी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो अनिका के कहे अनुसार अब मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं। कि तभी अब मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए अब उनके कानों में एक आवाज आती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही वो सभी उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आकाश गुलेरिया की ही थी। आकाश हालांकि अपने सेंस में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आकाश के कानों में वहां पर हो रही हर एक बात आराम से पहुंच रही थी। इसलिए अब आकाश ने भी खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल लिया था, और वो भी अब अनिका के थोड़ा सा पास आता है और कहता है, चलो अनिका, मैं भी तो अब इसके बारे में पूरा सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये सच के बारे में नहीं जान पाऊंगा तब तक शायद मैं खुद को संभाल भी नहीं पाऊंगा। आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और अब अनिका आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आकाश संभालो खुद को, क्योंकि तुम आकाश गुलेरिया हो, तुम ऐसे नहीं बिखर सकते हो। और फिर वो सब अभी मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रोहित को ने अपने उस प्रूफ को अपने कमरे में से लेने के लिए वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से बाहर आ रहे सभी के चेहरे पर अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सभी अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और अब वो अपनी गाड़ी को सीधा ही पैलेस की तरफ घुमा लेते हैं, क्योंकि आज का पूरा ही दिन इनका यहाँ पर पेरिस के स्पेशल डिपार्टमेंट में ही बीत गया। गाड़ी में बैठने के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका से कहते हैं कि भूमिका, क्या तुमने वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले ली है क्या? अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और वो कहती है कि मैंने उनके ब्लड सैंपल भी ले लिए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ। अब आगे का सब कुछ अनिका के हाथ में ही है, क्योंकि अब अनिका ही सब कुछ संभाल सकती है। अपनी बात को पूरा करते हुए अब भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, वैसे सर आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग सिर्फ एक गांव को ही टारगेट करेंगे, या फिर वो उस नदी के किनारे जितने भी गांव वहां पर बसे हुए हैं, या वो उन सभी को ही टारगेट करेंगे? आपका इसके ऊपर क्या राय है? भूमिका की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि भूमिका, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या करेंगे, क्योंकि उस नदी के किनारे कम से कम वहां पर 8 गांव हैं, और उस गांव में से एक तो शायद वही है जहां पर रानी साहिबा के साथ आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया को किडनैप किया गया था। इसलिए हो सकता है कि अपनी हार का बदला लेने के लिए अब इस बार वो सारे के सारे ही गांव पर अटैक कर दें, क्योंकि अभी मैं भी किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा हूं, वो तो शायद वही लोग ही जानते हैं। ये सारी बातें सुनकर अब वहां पर अर्जुन सिंह कहता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब करके आखिर इन लोगों को कौन सी खुशी मिलती है, क्योंकि इन्हें तो शायद मानव जाति से कोई लगाव ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब ऐसा करते ही क्यों है। क्योंकि जहां इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका आपस में बातें कर रहे थे, अर्जुन सिंह अभी तक इन दोनों की ही बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, और तब उसने यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन रेज किया। यहाँ एक तरफ जहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ही ऑफिसर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा था, जो अभी अपने कैप्टन सुजैन से उन्हें पता चला था, तो वहीं अभी दूसरी तरफ अब राजीव गुलेरिया भी अब तक अपने पैलेस में आ गया था। तो उसे अब अपने पैलेस में आने के बाद अब उसे अपने एक सर्वेंट से पता चला कि शीला को होश आ गया है। ये सुनते ही तब राजीव ने उस सर्वेंट से कहा कि दमयंती की क्या कंडीशन है, अभी क्या दमयंती को भी होश आया है या नहीं? राजीव की ये बात सुनते ही तब वो सर्वेंट कहता है, सर अभी दमयंती के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब ये सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा, ठीक है, फिर जैसे ही उन्हें भी होश आता है तो प्लीज आप एक बार मुझे बता देना, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्या सर्वेंट को ये कहते हुए राजीव गुलेरिया एलिवेटर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर महेंद्र भी शीला से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुम चिंता मत करो, 4 से 5 दिन में तुम्हारी रिकवरी अच्छे से हो जाएगी।
क्योंकि महेंद्र अभी उस कमरे में ही था जहां पर शीला और दमयंती को रखा गया था। इसलिए महेंद्र शीला को ये सब कहता है। महेंद्र की बात को सुनकर अब शीला भी धीरे धीरे जवाब देती है कि कॉलेज मिशन का क्या हुआ, हमारे उस मिशन का क्या रहा। ये सुनते ही अब महेंद्र कहता है कि बड़ी पागल औरत है ये, खुद तो हिल भी नहीं सकती है, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज के मिशन की चिंता हो रही है। अरे पहले तुम अपने आप को तो देखो, पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ, उसके बाद ही तुम उस कॉलेज के बारे में चिंता करना। अब महेंद्र अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैंने इसे कॉलेज के बारे में सब कुछ बता दिया तो फिर तो शायद इसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि एक तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि इतनी मुश्किल से ये इसे होश आया है, और अगर अब मैंने इसे कोई भी शौक देने वाली कोई भी खबर सुनाई तो फिर तो शायद ये परलोक सिधार ही जाएगी। इसलिए सोचता हूँ कि रहने ही देता हूँ। अब ये अपने मन में ही यही सोचते हुए अब वो चुप ही रहता है। महेंद्र को इस तरह से अपने ख्यालों में ही खोया हुआ देखकर अब शीला उसे फिर से कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कुछ कि आखिर कॉलेज में हुआ क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक तो वो मिशन हो भी चुका होगा। शीला की ये बात सुनते ही अब महेंद्र फिर अपने ख्यालों से बाहर आता है और अब वो शीला से कहता है, शीला तुम ऐसा करो, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए सबसे पहले अपनी बॉडी की रिकवरी करना है। यहाँ महेंद्र ने ये कहा ही था कि तभी अब उसकी नजर सामने बेहोश पड़ी हुई दमयंती देवी पर जाती है, जिसकी आंखें अभी हल्की हल्की हिल रही थी। उन्हें उसके पलकों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे अब दमयंती देवी को भी होश आ रहा था। इसलिए उसे देखकर अब कोई भी कह सकता था कि कुछ ही देर में अब दमयंती धीरे धीरे होश में आ रही थी। इसलिए वो अब दमयंती को बड़े ही ध्यान से देखता है। जब महेंद्र उसे ध्यान से देखता है तो अब सच में दमयंती की भी आंखें अब धीरे धीरे खुलती हैं। थोड़ी ही देर बाद में अब दमयंती को भी पूरी तरह से होश आ जाता है, और दमयंती की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अब समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ है। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसके सामने वहां पर अक्षय वर्मा और महेंद्र दोनों ही खड़े हुए थे। अब अक्षय वर्मा और महेंद्र को देखते हुए अब उसे धीरे धीरे से अब दमयंती भी पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। अब दमयंती की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि पहले तुम भी अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो, तुम्हें समय के साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी तुम आराम करो, तो हम बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर वापिस आते हैं। अभी ये कहते हुए ही महेंद्र अब अक्षय वर्मा की तरफ देखता है ताकि अक्षय वर्मा उसे समझ जाए कि उन्हें बस अभी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर यहाँ पर रुके तो ये दोनों ही औरतें उनसे फिर से उस मिशन के बारे में पूछेगी, और इनकी कंडीशन अभी ऐसी है कि ये उन्हें अभी कॉलेज के मिशन के बारे में क्या ही बताते कि वो ये मिशन हार गए हैं, और अगर उन्हें ये पता चलता कि वो ये मिशन हार गए हैं तो फिर पता नहीं इनकी हालत और क्या होती। इसलिए महेंद्र के इशारों को समझते अब अक्षय वर्मा भी अच्छे से समझ गए थे, इसलिए वो भी अब उसके इशारों को समझते हुए वो दोनों ही अब उनके रूम से निकलकर बाहर आ जाते हैं। रूम के बाहर आने के बाद अब महेंद्र को वहां पर एक सर्वेंट दिखाई देता है। उस सर्वेंट को रोकते हुए अब महेंद्र उस सर्वेंट से पूछता है, क्या आरजे आ गया है? अब इस बात पर अब सर्वेंट भी कहता है, यस सर, वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, वो अभी अपने कमरे में गए हुए हैं। सर्वेंट की बात को सुनकर अब महेंद्र और अक्षय वर्मा दोनों ही अब राजीव के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका, कविनालिशा, आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ये सभी ही अब तक उस पैलेस में बने हुए मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। वहां जाकर अब वो वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, और बैठकर अब वो वहां पर रोहित के आने का ही वेट कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद अब वहां पर रोहित भी उन्हें वहां पर किसी के पैरों के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर अब वो समझ जाते हैं कि जरूर ये आहट रोहित के ही पैरों की होगी। अब और कुछ ही देर में अब वहां पर रोहित भी पहुंच जाता है, और रोहित जब वहां पर पहुंचता है तो वो एक फाइल को उसके हाथ में एक फाइल दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही रोहित यहाँ पर मीटिंग हॉल में इंटर हुआ तो उसके हाथ में एक फाइल थी, जिस फाइल को देखकर अब सबको लग रहा था कि शायद इसी में वो सबूत है। इसलिए रोहित
रोहित भी अब अंदर आकर उस फाइल को उन सबके बीच में लाकर खोल कर रख देता है और उसे रखते हुए अब अपनी बात को कहना शुरू कर देता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि मिस्टर राजीव गुलेरिया और मिसेज अंजलि रायचंद दोनों ही सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो दोनों कॉलेज में थे, दोनों का कॉलेज भी सेम था, लेकिन हाँ, मिस्टर राजीव गुलेरिया अंजलि मामी से सीनियर थे। दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार हुआ, लेकिन 1 साल के बाद ही उनका ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि इनका ये प्यार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था। दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में ही अंजलि मामी प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम तक अब वो कॉलेज गई, लेकिन जब जैसे ही अब उन्हें धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंज आने शुरू हुए, तो तब उन्होंने कॉलेज को भी छोड़ दिया था। उन्होंने अपने सेशन को बीच में ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट कुछ महीने तक तो उन्हें घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया गया था, क्योंकि उस समय अंजलि की प्रेगनेंसी को सुनकर उसकी फैमिली उसके साथ कुछ स्टिक भी हो गई थी। इसलिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना तो दूर की बात है, क्योंकि अंजलि को तो किसी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं गया था, वो भी समाज और रिश्तेदारों के डर की वजह से कि पता नहीं इन सब बातों को सोचकर समाज क्या ही कहेगा। इसलिए रोहित की यह बात सुनकर अब इससे अनिका एकदम से ही कहती है, तो मिस्टर मारवा, क्या यही वजह हो सकती है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके अंदर ट्विंस है? क्योंकि अगर अंजलि मामी ने डॉक्टर को चेक कराया होता तो शायद उन्हें इसके बारे में पक्का पता चल जाता कि उनके पेट के अंदर एक बच्चा नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ अनिका, यू आर राइट, क्योंकि यही वजह है जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बैली में ट्विंस है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया था, क्योंकि 8 महीने की प्रेगनेंसी तक तो वो अंदर ही अंदर थी, लेकिन एक बार उन्हें वहीं से ही किडनैप किया गया और वो कौन लोग थे ये अब तक पता भी नहीं चला है। कुछ दिन के बाद अब किसी तरह से अंजलि मामी अब उनके, क्योंकि जिन्होंने उन्हें किडनैप किया था उनके चंगुल से भाग निकल गई थी, लेकिन उनके पीछे गुंडे लगे हुए थे। वो तो बस करण पापा ने ही बीच में आकर अंजलि मामी को बचा लिया था, क्योंकि अगर उस समय करण पापा वहां पर उन्हें बचाने के लिए नहीं आते तो फिर तो पता नहीं अंजलि मामी के साथ क्या ही होता। उस वक्त पापा ने ही फिर किशन मामा से कहा था कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि 8 महीने की प्रेगनेंसी में जिस तरह से वो अपनी जान को बचाते हुए भाग रही थी, उससे उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में तभी के तभी एडमिट कराया गया था और किशन मामा ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन वो वहां पर उन सभी से, और इधर करण पापा, इधर वो उन सभी ही लोगों से फाइट कर रहे थे जिन्होंने अंजलि मामी को किडनैप किया था। और दूसरी तरफ अंजलि मामी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, क्योंकि वहां पर खुद की जान और अपने बच्चों की जान बचाते हुए अंजलि मामी का वहीं पर ही हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी अब जवाब दे दिया था। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है कि जानते हो तुम दोनों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों को इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत झेला है। उसका अंदाजा भी तुम दोनों नहीं लगा सकते हो कि तुम दोनों को दुनिया में लाने के लिए तुम्हारी माँ ने न जाने कितने ही ताने, कितने ही दुख झेले हैं। और तुम दोनों के इस दुनिया में आने के बाद तुम दोनों उनसे चुरा लिए गए थे, क्योंकि वो तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देख पाई थी उससे पहले ही फिर से किसी ने तुम दोनों को उनके पास से चुरा लिया था। इसलिए उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही पता था, क्योंकि जिसने भी चुराया था ये शायद उसी की साजिश थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बस उनके बेटे के बारे में ही बताया था। हालांकि डॉक्टर उस समय पर अच्छी तरह से जानती थी कि उसने ट्विंस को जन्म दिया है, लेकिन शायद जिसने भी तुम दोनों को चुराया था उन्हीं के कहने पर डॉक्टर ने भी झूठ बोला था। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये थी कि उसके बाद वो डॉक्टर और उसकी टीम का खतरनाक एक्सीडेंट भी हो गया था, क्योंकि एक बार तो उन्होंने इसे छुपा दिया था, लेकिन कहीं डॉक्टर और उसकी टीम तुम्हारी माँ के सामने कोई सच ना बोल दे, इसलिए शायद उनका किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। उसके बाद अब रोहित उस वीडियो को भी प्ले कर देता है जिसे अनिका ने रिवाइव किया था।
कि आखिर किस तरह से दमयंती और सौम्या ने अंजलि मामी के दोनों ही बच्चों को हॉस्पिटल से चुराया था। रोहित के पास अभी तक वो प्रूफ था, इसलिए अब वो फिर अनिका वो इन्फॉर्मेशन उन सबको देती है जो उसे प्रीति ने सौम्या से निकलवाया था। अब सारे ही डॉट्स को अनिका और रोहित इकट्ठा करते हुए अब यहाँ पर मयूर, आकाश और कविन आलिशा को बताते हैं। अब तक रोहित और अनिका दोनों ने ही मिलकर आकाश और आलिशा के सामने अंजलि के इनोसेंट होने का पूरा प्रूफ दे दिया था, क्योंकि भले ही वहां पर उस दिन उस कमरे में करण गुलेरिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन एज ए प्रूफ वो कहीं उस बात पर विश्वास ना करें, इसलिए अब रोहित और अनिका ने दोनों ने ही यहाँ पर उनके सामने ये सारे ही प्रूफ रख दिए थे, जिससे वो अब तक इस बात पर पहुंचे थे कि आकाश ही अंजलि का बेटा है। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अब आकाश गुलेरिया कहता है कि हम दोनों फिर राजमहल कैसे पहुंचे थे? क्या तुम ये दोनों ये बात भी जानते हो कि अगर हमें किसी ने वहां से चुराया था तो फिर चुराने के बाद हमें राजमहल में किसने पहुंचाया? अब आकाश गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि इट्स अनदर मिस्ट्री। अपनी पूरी बात को कहने के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही अब आकाश और आलिशा को वहीं छोड़ देते हैं और अब वो मयूर से भी इशारा करते हैं कि वो भी उनके साथ चलें। जैसे ही मयूर को अनिका और रोहित का ये इशारा मिलता है तो वो भी अब उनके साथ ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि अब रोहित और अनिका ये चाहते थे कि आज दोनों ही बहन भाई को अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि उनके अंदर जितने भी गले शिकवे हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब एक दूसरे से उन्हें शॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ अब मयूर और रोहित और अनिका ये सब तो यहाँ से निकल ही गए थे। इधर आकाश और आलिशा दोनों ही अब यहाँ पर इस मीटिंग हॉल में अकेले थे। रोहित और अनिका दोनों ही अब अपने बच्चों के रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं अभी तक तभी अब अनिका मयूर से कहती है, ऐसा करो मयूर, तुम भी रूम में जाओ और जाकर अभी आराम करो। अनिका की ये बात सुनकर अब मयूर भी कहता है, ठीक है दी, मैं बस जाता हूँ, लेकिन मुझे आकाश की चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे आकाश कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। अब पता नहीं आकाश क्या ही करेगा। मयूर के इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, तुम वीडियो कॉल पर श्रेया की आकाश से बात करवा देना, क्योंकि इस समय श्रेया ही शायद आकाश को संभाल सकती है, और वैसे भी जब वो वीडियो कॉल पर श्रेया और बच्चों को देखेगा तो शायद उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और साथ के साथ पिंकी भी अपने पापा का मूड ठीक करना जानती है, इसलिए शायद पिंकी भी उसे थोड़ा सा नॉर्मल फील करा सकती है। अनिका की यह बात सुनकर अब मयूर भी कहता है कि तुम कैसे कर लेती हो दी ये सब, क्योंकि जितनी जल्दी तुमने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला, मैं तो उसके बारे में अभी तक सोच भी नहीं पाया। श्रेया से मैं अभी बस जाते ही जल्दी से श्रेया से बात करता हूँ कि वो बस आकाश से बात करे। ये कहते हुए ही अब मयूर भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। साथ के साथ अब वो अपने मन ही मन में अनिका को उसके किए के लिए थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि अगर अनिका उसे ये सजेशन नहीं देती तो शायद वो ये खुद हैंडल कर ही नहीं पाता। तो वहीं अब तक अनिका और रोहित ये दोनों भी अभी बच्चों के रूम के पास आ जाते हैं, और जब वो दरवाजे को नॉक करने लगते हैं तो कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर आर्यन दरवाजा खोलता है। आर्यन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो सामने अपने मोम और डैड को देखकर कहता है, अंदर आइए मोम और डैड, वैसे क्या कोई काम था क्या? आर्यन की ये बात सुनकर अब अनिका उसे गले से लगा लेती है, और रोहित भी अब आर्यन के सिर पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। फाइनली मेरे बच्चों ने अपनी मम्मा का रिवेंज भी ले लिया है, और अपने डैड की एब्सेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी अच्छी तरह से आप तीनों ने फुलफिल की है। अब तक अनिका और रोहित दोनों ही अब कमरे के अंदर आ गए थे। रोहित की यह बात सुनकर आर्यन कुछ बातें तो समझ गया था कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पापा को राजमहल के बारे में सब कुछ पता चल गया हो, लेकिन अभी जब तक वो खुद ही अपनी तरफ से सब कुछ नहीं कहते, इसलिए अब आर्यन ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। इसलिए अब जैसे ही वो कमरे के अंदर आए तब अनिका ने रूम के दरवाजे को बंद कर दिया था। अब रिया और अलेक्जेंडर भी अपने मोम और डैड के पास आ गए थे। अनिका और रोहित अब दोनों ने ही एक साथ अपने तीनों ही बच्चों को हक कर लिया था। उन्होंने साथ में अब पांचों ने एक फैमिली हक किया हुआ था। अब रिया कहती है, मोम एंड डैड
क्या हुआ है आप इस तरह से अचानक? रिया की बात का जवाब देते हुए अब अनिका और रोहित दोनों अब एक साथ ही कहते हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वहाँ दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया भी अपने ही ख्यालों में थे कि धनंजय ने उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि इस बच्चे के पिता की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सच में क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे और कभी भी इसकी पहचान को दुनिया के सामने नहीं आने दोगे, क्योंकि अब तक आकाश के बारे में मोस्टली पता चल गया था फैमिली वालों को और साथ के साथ कविन आलिशा को भी। इसलिए अब करण गुलेरिया को अब उस आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था कि आखिर धनंजय ने ये सब क्यों कहा था। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए अब करण गुलेरिया यही सोच रहे थे कि पता नहीं राजीव को सच बताकर मैंने सही भी किया है या नहीं। मुझे नहीं पता कि जब पापा का सच उसके सामने आएगा तो वो क्या करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस समय उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो आकाश और आलिशा को प्रोटेक्ट करेगा? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। पता नहीं उस समय धनंजय कौन से तूफान की बात कर रहा था, क्योंकि अब तो मुझे और भी ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि अब ये सच आकाश को भी पता चल गया है, अंजलि को भी, मयूर को भी, कविन आलिशा को भी और अब तो राजीव को भी सच के बारे में पता चल गया है। इसलिए अब मुझे कविन आलिशा और आकाश की सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हो ना हो शायद दुश्मनों तक भी ये सच पहुंच ही जाए। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि धनंजय ने मुझे ये सब क्यों कहा था। करण अब यहाँ पर इन्हीं ख्यालों में था। अब करण अपने आप में ही सोचता है कि ये सच अभी बाहर आया ये समय की मांग थी। अगर इस समय की मांग नहीं होती तो इतने सालों से मैंने इस सच को अपने तक ही सीमित रखा था, तो मैं इसे कभी भी बाहर आने भी नहीं देखता। लेकिन मैं भी क्या करता, क्योंकि मैं उस अंजलि का के ऊपर उसके ही बच्चे इस तरह से शक करें, ये मैं बर्दाश्त भी तो नहीं कर पाया और इसलिए इस सच का बाहर आना अब जरूरी हो गया था। इधर करण गुलेरिया अभी यही सोचते हैं, उधर रोहित और अनिका अभी अपने बच्चों को कह ही रहे थे कि उन्हें उन तीनों के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अपने मम्मी पापा के मुंह से ये सब सुनते हुए अब एक बार के लिए तीनों बच्चे हैरान होते हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या किया है जो उनके पेरेंट्स उनसे ऐसे बातें कर रहे हैं। इसलिए अब आर्यन अब अलेक्जेंडर की तरफ देखता है तो देखता है कि अलेक्जेंडर भी आर्यन की तरफ ही देख रहा था कि आखिर मॉम और डैडी ये क्या कह रहे हैं। तब आर्यन और अलेक्जेंडर अब इशारों में ही बात करते हैं, जिससे आर्यन अब हिंट देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉम और डैड को राजमहल के बारे में सब कुछ सच पता चल गया हो। शायद इसी वजह से तो नहीं। अब अलेक्जेंडर भी आर्यन के इस हिंट को समझ गया था, इसलिए अब क्योंकि उन्हें ये बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अब आर्यन अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आप बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कह रही है, हमने ऐसा क्या किया है जो आप लोगों को हमारे ऊपर इतना प्राउड फील हो रहा है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका उसके माथे पर एक किस करती है और कहती है, तुम तीनों क्या सोचते हो कि तुम तीनों ने क्या किया है, हमें क्या कभी उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अरे हमें सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि तुम्हारे अब्दुल अंकल और चिराग अंकल ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आखिर राजमहल में कैसे तुम तीनों ने अपनी सूझबूझ से कविन आलिशा को बचाया था और साथ के साथ बड़ी रानी और लतिका को भी। और साथ के साथ अब अनिका रिया की तरफ देखती है। रिया की तरफ देखते हुए अब अनिका रिया से कहती है, वैसे रिया सच में क्या तुम्हें अब तक मनीषा गुलेरिया और कामिनी गुलेरिया के बारे में याद था, क्योंकि जब तुम उनसे मिली थी तब तो तुम सिर्फ 5-6 साल की थी, तो क्या तुम सच में तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता था। अब रिया अपनी मम्मा की ये बात सुनते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब रिया भी अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है, हाँ मम्मा तभी तो मैंने उन लोगों ने आपके साथ जो किया था उसका रिवेंज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया। अब रिया यहाँ पर हर एक बात को बड़े ही अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर अब अपने मोम और डैड के सामने कहने लगती है कि उन्होंने कैसे किस समय क्या क्या किया था, कैसे उन्होंने मिर्ची का पाउडर का पानी बनाया हुआ था, कैसे उन्होंने पानी को उबाला था, कैसे उन्होंने वहां पर लाइट को ऑफ किया था। वो अब हर एक बात को अपने मोम और डैड को बढ़ा चढ़ा कर कह रही थी। जिस तरह से रिया उन्हें उसकी एक स्टोरी बनाकर सुना रही थी, उस तरह से रोहित और अनिका दोनों ही बड़े ध्यान से रिया की बातों को सुन ही
गए थे साथ के साथ। अब उन्हें उनके ऊपर प्राउड भी फील हो रहा था। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर बस अपने माथे पर ही हाथ मारते हैं कि सच में रिया को बस एक बहाना चाहिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का। अब जब जैसे ही रिया की बातें खत्म हुई, अब आर्यन कहता है बस रिया हो गया, इतना ही था। आर्यन को इस तरह करता हुआ देखकर अब अलेक्जेंडर की एकदम से ही हंसी छूट जाती है और अब रिया अपने दोनों ही भाइयों को घूर घूर कर देखती है। रिया को इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब अनिका कहती है कि बस बस आ जाओ, अब इधर आओ। और अब वो फिर से गए। अब वो तीनों बच्चों को फिर से करते हुए कहते हैं सच में, लेकिन हाँ अगर फिर से आया, अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें पता चले तो मैं बस तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि इस बार तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, इसलिए आगे कुछ भी करने से पहले एक बार हम लोगों को से पूछ लेना। और अगर तुम हम लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाते हो तो अपने आसपास अपनी दादी माँ, अपने नानू, जो भी तुम्हारे पास हो, प्लीज उन सबको तो एटलीस्ट बताना। क्योंकि अब इस बार तो तुम लोगों ने जो किया है वो सच में तुम्हारी हिम्मत को देखकर वो काफी काबिल तारीफ है। लेकिन तुम्हें ऐसे छुप कर वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम बस यही कहेंगे कि तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे भी अब अपने कान पकड़ते हैं और कहते हैं सॉरी मामा, हम प्रॉमिस करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसी कभी फ्यूचर में सिचुएशन आती भी है तो हम ऐसे छुप कर कुछ भी नहीं करेंगे।